ओके, सो बेटा आज हमने स्टडी करना है हाउ टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो टुडेज टॉपिक इज प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ electrolysis. So how to predict that during electrolysis which product will be obtained at cathode or anode. So ये नोट करना बेटा that during electrolysis जो products बनेंगे उनका क्या नेचर होगा, ये डिपेंड करता है 4 important factors पे. So look, note down that products of electrolysis means कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, depend on. Now first factor is relative discharge potential. Now what do you mean by रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल? तो मैं आपको ये बता दूं, लुक बेटा, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दे टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स. आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रोड्स पे होगा, कैथोड और एनोड पर. फाइन. सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कैथोड पे और एनोड पे प्रोडक्ट बनेंगे एंड दे आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू रिडक्शन and oxidation respectively, which means at cathode reduction will take place, at anode oxidation will take place. But look, जब आपके पास सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से 2 कैटायंस होंगे या 2 एनायंस होंगे, कहने का मतलब एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन होगा, तो फिर प्रेफरेंशियली कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और कौन डिस्चार्ज होगा एनोड पे. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी ध्यान देना, आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो रिडक्शन में, ठीक है, आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड दिस टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन is measured in terms of its reduction potential. So standard reduction potential आपको चेक करना होगा. At anode oxidation will take place, that means loss of electron occurs. So at anode the relative tendency of anion to undergo discharge, that is to undergo oxidation, will depend upon its oxidation potential, or we write standard oxidation potential. Fine. So ये आपको पहले समझना है और उसके बाद अब आप ये नोट करें that at cathode of the electrolytic cell the ion, obviously मैं cation की बात कर रहा हूं, so the cation with high reduction potential, high standard reduction potential is preferentially reduced. ठीक है, मतलब ये हुआ बेटा, सपोज मेरे पास कैथोड पे कंपीट कर रहे हैं कॉपर आयन एंड सिल्वर आयन फॉर गेटिंग व्हाट, रिड्यूस्ड. नाउ इसका रिडक्शन और इसका रिडक्शन जब होता है, so their tendency to undergo reduction at the cathode now is measured by their potential. Now standard reduction potential of your copper to positive ion is 0.34 volt and that for silver is 0.80 volt. And now आप अगर कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड दैट सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा है. सो एट कैथोड प्रेफरेंशियली इसका
रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा. सो दैट मीन्स वेन एवर देयर इज अ कॉम्पिटिशन, कोई एक आयन जीतेगा, और कौन होगा? वो कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस एट एनोड? सो एनोड पे आप ये नोट कर लें दैट एट एनोड anion obviously migrate करता है, या generally at anode the species with high standard oxidation potential. ठीक है. एंड स्टूडेंट, आपको ये भी पता है व्हेन आई से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो इसका मतलब हुआ लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. So we can say that at anode, species with high standard oxidation potential or species with low standard reduction potential are preferably oxidized. And again, for that we have to first compare their standard oxidation potential. Like मेरे पास सपोज एक आयन है OH नेगेटिव. नाउ से ओवरऑल ही लिख देता हूं मैं. व्हेन OH नेगेटिव आयंस they are oxidized at anode, the standard oxidation potential is found to be say minus 0.40 volt. This is standard oxidation potential. Right? Now we have chlorides, and chloride ions, when they are oxidized at anode producing chlorine, the standard oxidation potential value is found to be minus 1.36 volt. Now when we compare these two, we find that OH negative ion का जो, ठीक है, टेंडेंसी है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन ज्यादा है, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका क्लोराइड आयन से ज्यादा है. सो हियर प्रेफरेंशियली OH नेगेटिव आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, सो उनका ऑक्सीडेशन होगा. मींस इफ वी हैव अ कंपटीशन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, देन आपका ये ऑक्सीडाइज होगा, ये नहीं होगा. ठीक है. सो ये पहले आपको पॉइंट समझना था दैट whenever electrolysis takes place, the products of electrolysis are decided by the discharge potentials of the species. So this was first factor. Now second factor is nature of electrolyte. So during electrolysis product क्या बनेगा, it also depends on the material which is being electrolyzed. ठीक है. इसका मतलब वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है वो किस सब्सटेंस का है. मैं आपको बता दूं, आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं तो कई बार हम यूज करते हैं मोल्टन स्टेट ऑफ से एन आयनिक कंपाउंड, बिकॉज अदरवाइज आपको पता है सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और वी यूज aqueous solutions of the salt. So both molten state and aqueous solutions of the salt, they undergo electrolysis. But look, the product of electrolysis may not be same when we take molten or aqueous solution. So that means आपका electrolysis जब होगा, आपको ये देखना पड़ेगा electrolyte कौन सा है, whether it is molten state or aqueous solution, because ये जरूरी नहीं है that molten state और aqueous solution में एक जैसे products ही बने. ठीक है. Let me clear this fundamental. Say I have NaCl and it is molten NaCl. Now in molten state, sodium and chloride ions dissociate into,
ठीक है, free ions. And assuming that electrodes are inert, means they do not take part in the reaction. So at cathode, we do not have any competition here because the only cation present in the solution is sodium ion. So sodium ions are reduced and thus sodium is formed at cathode. At anode of the same cell, we have chloride ions, fine, and they are oxidized, means loss of electron is observed, and thus the product obtained at the anode is chlorine, fine. But this is when electrolyte is molten NaCl. Now students, अगर मैं NaCl aqueous लेता हूं, now aqueous solution में also we have dissociation or dissociated ions, sodium and chloride ions, but then we must also know that water to some extent also dissociates, giving H positive and OH negative, although lot of water will remain unionized. But now we have a competition between two ions at the cathode, and out of these two, H positive का जो reduction potential है as compared to sodium ज़्यादा है. So what happens? H positive ions are preferentially reduced. So the product obtained will be hydrogen. At anode also, we have a competition among chloride and OH negative. Now, अभी just थोड़ी देर पहले मैंने बताया था that chloride और OH negative ion में OH नेगेटिव आयन का ही प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन होता है. बट बेटा ये थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है, दैट कई बार क्या होता है थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव आयन का जो ऑक्सीडेशन है वो थर्मोडायनेमिकली क्लोराइड से, ठीक है, ज्यादा ही इजीली होना चाहिए, बट एक्चुअली वो काइनेटिकली बहुत स्लो होता है. एंड इन ऑर्डर टू स्पीड अप द रिएक्शन, the electrolysis is carried out at higher voltage, but on account of higher voltage, means जब आप higher voltage देते हैं, ठीक है, जिसको over potential भी बोलते हैं, तो what happens is that chloride ion, and secondly उनका concentration भी as compared to OH negative ion ज्यादा होगा. So unexpected है, but chloride ions are oxidized. So in this case, look, the products of electrolysis are different. मोल्टन NaCl में कैथोड पर सोडियम था, बट व्हेन वी यूज एक्वस सोडियम क्लोराइड कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है. एंड अगेन इन मोल्टन NaCl, ठीक है, अगेन देयर वाज व्हाट oxidation of chloride ion, but here also we have oxidation of chloride ion, but this unexpected result is on account of over voltage. ठीक है, अदरवाइज ये होना नहीं चाहिए था, बट ओवर वोल्टेज की वजह से ऐसा होता है. एंड सेकेंडली इट इज बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयंस देन OH नेगेटिव आयन. सो दैट मींस एक फैक्टर ये ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, बट एक चीज मैंने जो आपको समझानी थी वो ये है दैट आप सेम सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस जब मोल्टन सॉल्यूशन में करेंगे या उसके एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड है एट इलेक्ट्रोड्स वो सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है. तो वो आपको यहां से क्लियर हो गया. नाउ सो दो फैक्टर्स हो गए बेटा. अभी तीसरा फैक्टर, और वो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. सो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा, it also depends on nature of electrodes. And let me tell you बेटा, इलेक्ट्रोड के नेचर से मेरा मतलब है whether they are active or they are inert. They are inert, ठीक है. Now when electrodes are active, जैसे suppose during electrolysis मैंने किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस किया और मैंने जिंक, कॉपर एटसेट्रा की इलेक्ट्रोड्स यूज किए, एंड
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सपोज अगर यही पार्टिसिपेट कर जाए, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक वेसल में सॉल्यूशन है मे बी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स दे में पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कुछ और होगा. बट से इफ द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर इनर्ट, लाइक आपने प्लैटिनम या गोल्ड या फिर इवन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स अगर यूज किए हैं, तो they are said to be inert because they do not take part in the reaction. In such cases, the product of electrolysis जो भी होंगे, they are decided by the species of the electrolytic solution. So ये याद रखना है that जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, अगर इलेक्ट्रॉड्स पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रॉड नहीं होगा, वो एक्टिव होगा. और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम उसको इनर्ट बोलेंगे. अच्छा, जब इलेक्ट्रॉड इनर्ट है इसका मतलब क्या हुआ, दैट वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट इट विल एक्ट एज अ सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन. मींस उसका काम क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, और सिंक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वापस रिलीज कर देना, ठीक है, लेकर इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज कर देगा. सो इनर्ट इलेक्ट्रॉड्स दैट मींस दे एक्ट एज अ सोर्स और सिंक, ठीक है. इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको जस्ट समझा देता हूं, ठीक है, बाकी डिटेल्ड मैकेनिज्म हम करेंगे. मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग से आपका कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लो, चलो प्लैटिनम ही लिख लेता हूं मैं, दो ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं. सो मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. तो ऐसे केस में बेटा कैथोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो कॉपर, ठीक है, और एट एनोड ऑफ द सेल ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड, ठीक है. दिस इज व्हेन वी यूज प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड. बट अगर मैं सेम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, तो कैथोड पर आपका जो कॉपर डिपॉजिट होगा, सो सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होगा, बट एट एनोड ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, रादर जो इलेक्ट्रोड है कॉपर, ठीक है, उसका ईटिंग अवे होगा, कॉपर डिसॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट. दैट मींस एक रॉड के ऊपर वेट बढ़ रहा होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा. सो दैट मींस प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दोनों केसेस में सेम नहीं है. स्पेशली आप एनोड पे देखो, यहां ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, बट इस केस में एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, रादर एनोड इटसेल्फ dissolves, or that means it participates in the reaction. So this is another important thing that आपका इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है. Now next factor is concentration of the electrolytic या electrolyte जो भी है. So concentration of electrolytic solution आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा. मैं आपको यहां पर ये बता दूं, सपोज मेरा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट है इट इज ऑफ दैट ऑफ H2SO4, बट H2SO4 का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये आपको देखना पड़ेगा टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब मैं आपको बता देता हूं, when solution of H2SO4 which we are using is highly concentrated, ठीक है, कैथोड पे तो बेटा हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन एनोड पे आपके पास जो सल्फेट आयन है दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस दीज एनायंस which then form H2S2O8.
अगर मैं यूज करूं डाइल्यूट H2SO4, देन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर H2 एंड O2। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ दैट जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं डाइल्यूट कंडीशन में, या मीडियम अगर बहुत डाइल्यूटेड है, तो एनोड पे आपका सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, रादर हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तभी तो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है बेटा कि कई बार ऐसा भी होता है दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, मींस उस आयन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन चाहे जो भी रहा हो, कई बार ऐसा भी होता है दैट आयन विद, ठीक है, रिलेटिवली हायर concentration is discharged irrespective of discharge potential। ठीक है, मतलब फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका क्या पोजीशन है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। अगर किसी एक आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर आयन, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोड भी है उसके अराउंड भी वही आयन ज्यादा होंगे जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो इसीलिए डिस्चार्ज भी उन्हीं का होगा। ठीक है, चाहे फिर उनका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 फैक्टर्स हो गए, वैसे इनडायरेक्टली 5 फैक्टर्स हो गए, क्योंकि मैंने आपको बीच में ओवर वोल्टेज का फंडामेंटल भी बता दिया दैट कई बार ये देखा गया है कि आपका थर्मोडायनेमिकली कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन फिजिबल तो होगा, बट वो काइनेटिकली इतना स्लो होता है दैट आपको लगेगा इलेक्ट्रोड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सो इन सच केसेस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए वी गिव एक्स्ट्रा वोल्टेज, बट ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेज द अदर आयंस, ठीक है, जो अदरवाइज लो वोल्टेज पे डिस्चार्ज नहीं हो रहे थे, उनका डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। सो वो जो 5th फैक्टर था ओवर वोल्टेज का बेटा, वो बीच में ही मैंने आपको समझा दिया। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रिडिक्टिंग आपका प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे। ठीक है, समझ आ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? चलो, सो आगे मूव करते हैं। अभी अब हम बेटा एग्जाम्पल्स को लेंगे जिनमें ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। सो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो जब मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड लिख रहा हूं तो बेटा इसका मतलब है आपको इलेक्ट्रोड के बारे में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। मींस इलेक्ट्रोड इनर्ट है, मींस दे विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। सो जो भी पार्टिसिपेशन होगा, अब वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो भी आयंस हैं वो करेंगे पार्टिसिपेट, सो प्रोडक्ट भी वही डिसाइड करेंगे। नाउ सो NaCl सॉलिड तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे, मींस वी हीट सोडियम क्लोराइड so as to obtain molten NaCl। but in molten state look, आपका जो NaCl है it dissociates into free sodium and chloride ions। so at cathode the sodium ion is discharged giving sodium। at anode of the cell chloride ions are oxidized because there is no competition। आपके पास कोई competition है ही नहीं, anions में भी नहीं और cations में भी नहीं। so the only anion is chloride and it is oxidized to chlorine। so here the products of electrolysis are sodium at cathode and chlorine gas at anode। so ये ध्यान रखना, ये आपका गैसियस स्टेट में होगा, बट जब ये मोल्टन स्टेट में होता है तो NaCl सोडियम ऑब्टेन्ड भी कई बार मोल्टन स्टेट में ही होगा, लेकिन ऑन कूलिंग
आपको पता है सोडियम सॉलिडिफाई कर जाएगा अल्टीमेटली. सो वी हैव सोडियम at cathode and chlorine at anode. So this is very, very important that when electrolyte is molten state of ionic substance, products जो हैं बहुत easily predict हो सकते हैं. Now, अब मैं उसी substance को use करूंगा. Okay, लेकिन now we are using aqueous solution of sodium chloride. So now we are discussing electrolysis of aqueous sodium chloride. So first important thing is to note that aqueous solution में means जब आप water में NaCl को dissolve करते हैं, dissociation takes place and we get aqueous sodium and aqueous chloride ion. And then water at any given temperature will also ionize to some extent, giving H positive and OH negative ion. So look, the reservoir has these ions, sodium, H positive, OH negative, chloride, and then we have unionized water also. ये भी याद रखना, unionized water भी है, क्योंकि सारा का सारा water ionize नहीं करता है. So बहुत सा water unionized है, वो भी participate कर सकता है. Now, अभी on passing electricity, cathode पे, look, there will be a competition. बिकॉज आपका कैथोड की तरफ कैटाइन भागता है. कैटाइन दो है यहां पर, सोडियम और H पॉजिटिव. ओके, सो इनका जो रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, वो आपको बताता हूं मैं. ठीक है, आप बुक से भी देख सकते हैं. ओके, फॉर सोडियम द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज -2.71 volt. Okay, that for free H positive ions getting reduced to hydrogen, it is 0 volt. ठीक है, स्टैंडर्ड आपको पता है जो पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इट इज 0. बट एक बात मैं आपको बता दूं, H पॉजिटिव आयंस तो वाटर से आएंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो H पॉजिटिव आयंस रिड्यूस हुए हैं वो तो वाटर ने प्रोड्यूस किए होंगे. तो वाटर को डिसोशिएट करने में भी तो कुछ एनर्जी लगा होगा. सो ओवरऑल अगर मैं इसको वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल दिखाता हूं, गिविंग व्हाट हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव आएंगे इधर, देन द ओवरऑल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर वाटर, ठीक है, इसको भी नोट कर लें बेटा, इट इज -0.80 volt. Now when we compare the standard reduction potential, एक बात याद करो, मैंने कहा था आपसे कैथोड पर जनरली उस कैटाइन या उस स्पीशीज का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन का तो बहुत लो है, तो बेटा इसका तो रिडक्शन होगा नहीं. ठीक है, सो हम कह सकते हैं रिडक्शन H पॉजिटिव आयंस का होगा, और वो H पॉजिटिव आयंस क्योंकि वाटर से आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिडक्शन वाटर का होगा. सो अल्टीमेटली एट कैथोड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस होगा. OH नेगेटिव आयंस दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन. सो एट कैथोड यहां पर आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाए तो इट इज विच सब्सटेंस, हाइड्रोजन है बेटा यहां पर. सो हाइड्रोजन हो गया यहां पर. समझ आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड. समझ आया बेटा? से यस और नो. यस, एनी डाउट? No, sir. आर्यन, आर्यन? नो सर. कोई डाउट नहीं है? चलो यहां पर एक बार फिर से देख लो दैट हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस या रिएक्शंस हैं, मैंने लिख दिए, जो कैथोड पे हो सकते थे. बट होगा कौन सा ये आपको देखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि सोडियम आयन के रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल
ठीक है, बहुत लो है तो उसका तो डिस्चार्ज होगा नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है, बट हाइड्रोजन आयंस आपको क्योंकि वाटर से मिलेंगे तो हम ये कह सकते हैं दैट वाटर विल बी व्हाट रिड्यूस्ड टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये हो गया कैथोड पे। नाउ एट एनोड, अभी बात करते हैं एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा। सो एट एनोड मेरे पास जो कंपटीशन है वो एक तो क्लोराइड आयन के बीच में है, तो अगर क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता हूं। दो बुक में रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, आप उसका साइन चेंज कर देना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा वो। तो क्लोराइड के लिए इट इज -1.36 वोल्ट। बेटा बुक में +1.36 वोल्ट होगा, बट वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मैंने उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर दिया। नाउ OH negative ions which are present in the solution, if they undergo oxidation, we get O2 and water plus 4 electrons. For this process, the standard oxidation potential is -0.40 volt. बट एक बात है बेटा, वाटर, ये OH नेगेटिव आयंस तो वाटर से मिलने हैं आपको, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूं दैट वाटर पहले डिसोशिएट करके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा, और OH नेगेटिव आयंस एनोड पे फिर ऑक्सीडाइज होंगे। बट OH नेगेटिव आयन क्योंकि वाटर से ही मिलने हैं, तो मैं कह सकता हूं वाटर ऑक्सीडाइज होगा गिविंग H पॉजिटिव आयंस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको मतलब जोड़ के ऐसे भी लिख सकते हो, ओवरऑल प्रोसेस यही बनेगा, आप ट्राई करना। तो अभी इसके लिए जो ओवरऑल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट इज -0.80, कुछ बुक्स में 83 भी लिखा होता है, चलेगा, चलो 80। नाउ अब आप तीनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। मैंने कहा था एट एनोड आपका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। तो बेटा हाई तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? OH नेगेटिव आयंस का, इनमें से सबसे ज्यादा, क्योंकि वही लेस नेगेटिव है। हाँ, बट OH नेगेटिव आयंस क्योंकि वाटर से ही मिलने हैं, तो भी अगर आप देखें कंपेयर करें क्लोराइड का और दैट ऑफ वाटर या OH नेगेटिव, तो इन्हीं का ज्यादा है, तो इन्हीं से ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए था। बट मैं आपको यह भी बता दूं दैट अनएक्सपेक्टेडली यहां पर क्लोराइड आयंस आर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड, नॉट OH नेगेटिव आयन, एंड दिस इज बिकॉज आपका ये जो ऑक्सीडेशन है ऑफ OH नेगेटिव आयंस या वाटर का कहो आप, एट दिस पोटेंशियल दैट इज 0.40 और 0.80 वोल्ट विद नेगेटिव साइन, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो है, इतना स्लो दैट आपको लगेगा इलेक्ट्रोड पे कुछ हो ही नहीं रहा है एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। सो ये जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अगर इस वोल्टेज पे उसका इलेक्ट्रोड का, ठीक है, या इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिसिटी पास करें हम, तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, विच इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। बट बेटा ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वोल्टेज, जब आप वोल्टेज बढ़ा ही दोगे और वो वोल्टेज आपका 1.36 वोल्ट या उससे ज्यादा हो गया, तो फिर आपको पता है इस वोल्टेज पे तो क्लोराइड नहीं क्या होना है, डिस्चार्ज होना है या ऑक्सीडाइज होना है। और सेकेंडली क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी क्या है, OH नेगेटिव आयन से ज्यादा ही होगी, क्योंकि वाटर तो बहुत ज्यादा डिसोशिएट करेगा नहीं। तो इसीलिए बेटा ऑन अकाउंट ऑफ हायर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज unexpected है, but the reaction which occurs at anode is this one. So overall what we observe is that at anode chlorine liberate होगा, जबकि कैथोड पे there was liberation of hydrogen. So अब मैं इसको समराइज करूं बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन था it was aqueous सोडियम क्लोराइड। सो उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस थे,
then there were H positive and OH negative, and there are some unionized water molecule. इसको मैंने इस तरह से एक सर्कल में लिख दिया. Now, when electrolysis takes place, आपके इन दोनों आयंस में से H पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड. तो ये कैथोड पे होने वाला या कैथोड पे मिलने वाला प्रोडक्ट है. When ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दो आयंस हैं क्लोराइड और OH, लेकिन आपने देखा होगा ऑन अकाउंट ऑफ हायर वोल्टेज क्लोराइड आयंस ही ऑक्सीडाइज हुए एंड thus क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. सो क्लोरीन गैस यहां पर. और अब ध्यान देना बेटा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक होगा. क्यों? क्योंकि आपके सोडियम और OH नेगेटिव आयंस जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देन दे गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक. इसका मतलब है विद टाइम, अदरवाइज आपको पता है NaCl का जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, we all know it is neutral. It is neutral as sodium chloride is a salt of strong acid and strong base. But when we electrolyze this solution with the time, it becomes basic. It becomes basic because of formation of sodium hydroxide in the solution. So ये बहुत important है. क्या प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोड पे और रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक बेसिक जो भी है, उसका कलर कुछ भी पूछा जा सकता है. सो ये था आपका पहला और दूसरा एग्जाम्पल. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे बेटा, नोट करना, एग्जाम्पल 3. ये बहुत सिंपल है. ओके, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten lead bromide. काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं. नाउ यूजिंग अगेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहा हूं. ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम भी यूज कर सकता था बट किया नहीं मैंने, तो वो भी बताऊंगा क्यों नहीं किया. नाउ एक बात तो क्लियर है बेटा, आपका जो लेड ब्रोमाइड है अगर सॉलिड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता. सॉलिड लेड ब्रोमाइड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो उसको हीट करते हैं, तो हम उसको एक क्रूसिबल में रखते हैं विच कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर. उसको हीट करते हैं और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो मेल्ट कर जाएगा एंड वी गेट मोल्टन लेड ब्रोमाइड. बट इन मोल्टन स्टेट lead bromide dissociates to give lead ions and bromide ions. And when electricity is passed at cathode, again electrolyte inert, electrode inert है और electrolyte आपका molten है, तो कोई और cation present नहीं है. The only cation we have in the solution is lead ion, and this therefore will be reduced to give lead. So solid lead जो ग्रे कलर का होता है will be obtained at cathode. Now एनोड पर क्या होगा? एनोड पर आपके जो ब्रोमाइड आयंस हैं, ठीक है, मैं बैलेंस करके ही लिख रहा हूं, they are oxidized to bromine. But let me tell you, आपका जो ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इट इज सिंस इट इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, मोल्टन स्टेट में ही करते रहना पड़ेगा उसको. तो ब्रोमीन ऑब्टेन्ड, ऐसे तो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड होता है, बट सिंस इट इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर द ब्रोमीन इज ऑब्टेन्ड एज अ गैस. सो ब्राउन कलर के फ्यूम्स लिबरेट होंगे. सो ये याद रखना है आपको, ब्राउन फ्यूम्स आएंगे या लिक्विड नहीं होगा. सो वी हैव प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. A grayish metal is obtained at cathode and brown fumes of bromine, they are produced at anode. So products of electrolysis are lead and bromine. ये नोट करना है आपने. अच्छा, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है,
दैट आपने यहाँ पर जो एनोड यूज किया है या इलेक्ट्रोड यूज किया है वो प्लैटिनाइज्ड नहीं है, वो प्लैटिनम का नहीं है। उसका रीजन ये है कि एट हाई टेम्परेचर जो प्लैटिनम है वो एक्चुअली ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, गिविंग प्लैटिनम ब्रोमाइड। सो इसी वजह से हम प्लैटिनम को यूज नहीं करते हैं, जबकि कार्बन जो है मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो इवन एट हाई टेम्परेचर कार्बन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन। सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको दैट व्हाई प्लैटिनम इज नॉट यूज्ड, बिकॉज एक तो चलो इकोनॉमी वाइज भी देखें हम तो प्लैटिनम इज हाईली एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर हमने अफोर्ड कर भी लिया तो बेटा प्रॉब्लम ये आएगा कि वो जो प्लैटिनम है वो इनर्ट नहीं रहेगा, रादर ब्रोमीन वेपर्स के साथ रिएक्ट करके प्लैटिनम ब्रोमाइड बना देगा, टेट्राब्रोमाइड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यूज ऑफ प्लैटिनम इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस प्रोसेस, इंस्टेड वी यूज ग्रेफाइट। सो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम, सो ये प्लैटिनम क्यों यूज नहीं किया ये भी समझा दिया। सो अभी अगला एग्जाम्पल करेंगे हम, okay, it is electrolysis of water, ठीक है। बट यहां पर मैं आपको बता दूं जो प्योर वाटर है इज ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पता होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं, बहुत लो वैल्यू है, 10⁻⁻14 है। तो प्योर वाटर तो ऑलमोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस तो बहुत स्लोली होता है, तो हमें उसको कैटलाइज करना पड़ता है by adding few drops of acid. So generally we say it is electrolysis of acidulated water. सिर्फ वाटर नहीं है उसमें, कुछ थोड़ा बहुत एसिड डाला होगा, वैसे बेस भी डाल सकते हैं बट एसिडुलेटेड वाटर है ये, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रोलिसिस आपको वाटर का करना है, बट वाटर आपको पता है बहुत कम डिसोशिएट या आयनाइज करता है, तो हम उसमें few drops of acid से sulfuric acid डाल देंगे, which in water ionizes almost completely, giving H positive ions and sulfate ions. Now at cathode of the electrolytic cell, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे कैथोड पे there is no competition, and मैं ये assume कर रहा हूं that this is carried out with platinum electrodes. So electrodes are inert, so they will not take part. So ये कैथोड प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है। नाउ सो प्लैटिनम तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो दूसरा पार्टिसिपेशन अब किसका हो सकता है, आयंस का। बट लुक कैटायन यहां पर H पॉजिटिव ही है, चाहे वो फिर वाटर के डिसोसिएशन से बन रहा हो या सल्फ्यूरिक एसिड के, H पॉजिटिव आयंस ही बने, आयनाइज करने पे आपके पास आए हैं। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, सो वी से H पॉजिटिव आयंस का ही रिडक्शन होना है। सो एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सो बेटा प्रोडक्ट एक तो लग गया पता, कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही है। नाउ एट एनोड ऑफ द सेल, at anode of the cell there is a competition among OH negative ion and sulfate, ठीक है। अब देखो क्लास +2 में तो मैं आपको बहुत इजीली लॉजिकली भी समझा सकता हूं, ये जो सल्फेट आयन है बेटा इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +6 है, जिसका मतलब ये हुआ दैट वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है उसने या करा हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर ऑक्सीडेशन तो उसका होने से रहा, ठीक है। सो लो वोल्टेज में आपका यहां पर ज्यादा कुछ करने का नहीं है, OH और सल्फेट में OH का ही आपको, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रेफरेंशियली करवाना है, क्योंकि सल्फेट आयंस में सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन उसका अंडर लो पोटेंशियल कंडीशंस नहीं होता। सो OH नेगेटिव आयंस आर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच मींस आपका
OH ही ऑक्सीडाइज होगा, गिविंग water plus O2 plus 4 electrons. So here the product obtained will be oxygen gas, क्योंकि वाटर तो वहीं रहेगा वेसल में ही, तो यहां पर बेटा ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा. So what we see is that during electrolysis of water at cathode, hydrogen, at anode ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. अच्छा, एक बात और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीजन के 1 मोल के लिबरेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम 4 फैराडे बोल सकते हैं. सो 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, कितने मोल्स? 1 मोल. अगर आप कैथोड वाले रिएक्शन को देखें, ये था वो, ठीक है, फिर से नोट करने की जरूरत नहीं है. वी गेट हाइड्रोजन, बट हेयर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको 2 फैराडे बोल देंगे, 4 के ऊपर 4 फैराडे. सो 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 मोल. अच्छा, तो 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करते हैं? अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रिएक्शन में आपने 2 फैराडे जरूर लिखा है, बट आपको जो इलेक्ट्रिकल चार्ज मिल रहा है, ठीक है, थ्रू सोर्स, वो तो 4 फैराडे होगा ना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रखना पड़ता है. तो अगर ये 4 फैराडे है तो 2 फैराडे के लिए 1 मोल लिबरेट हो रहा है. तो 4 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी होता तो हाइड्रोजन भी कितने लिबरेट होते? 2 मोल्स. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ दैट जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अमाउंट है वो देख लो. हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ 2 मोल 2 फैराडे से, और ऑक्सीजन लिबरेट हुआ 1 मोल. तो इसका मतलब रेशियो जो होगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो 2:1. बाई वॉल्यूम भी इतना ही होगा, बिकॉज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल मोल्स का मतलब इक्वल वॉल्यूम्स भी हुआ. सो ये 2:1 क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया. इसी बेसिस पे वाटर का फॉर्मूला भी आपको एस्टैब्लिश हुआ था, H2O, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इलेक्ट्रोलिसिस में ये समझना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ये सब डिसाइड करने के लिए वही 4 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे वो यूज होने हैं, ठीक है. कोई डाउट किसी को? Do you have any doubt? Any query? ईशा बोध? ईशा? नहीं है बेटा, समझ आ रहा है? समझ ना आए तो बता देना, ठीक है. ऐसे वन साइड नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप जस्ट, ठीक है. आपको कुछ भी पूछना है प्लीज पूछो, रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ सो अगला एग्जांपल लेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस. ये बहुत जरूरी है बेटा, समझ लें, क्योंकि ये समझ आएगा तो ही आपका इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझ पाओगे. अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझ लो. क्वालिटेटिव में तो सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे. क्वांटिटेटिव में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टिमेट भी करना होगा कितना बनेगा. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं अब, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट. तो थोड़ा सा इसको कैटलाइज करना पड़ता है एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बट जनरली हम यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग, पहले मैं ले रहा हूं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, से प्लैटिनम. नाउ बेटा आप जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हो तो एक्वस मीडियम में आपको पता है कॉपर सल्फेट will dissociate into free copper ions and sulfate ions. दो उतना फ्री भी नहीं होंगे because they get solvated also to some extent. Now then water आपको पता है gives H positive
एंड OH नेगेटिव आयंस, एंड थोड़ा बहुत एसिड भी डाल सकते हैं, से सल्फ्यूरिक एसिड टू कैटलाइज द सॉल्यूशन, बट मेनली यही होगा। एंड आपको ये भी बता दूं, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इसका कलर भी ब्लू ही होता है। तो दिस इज ब्लू इन कलर। तो क्या वो ब्लू कलर फेड होगा या नहीं होगा, वो सब भी ऑब्जर्व करना है। नाउ जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसका, मतलब बैटरी ऑन करो, करंट पास करेगा सॉल्यूशन में थ्रू इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, so they only act as source or sink for electrons। तो कैथोड पे देयर इज अ कंपटीशन, कॉपर आयन के बीच में है और H पॉजिटिव आयंस के बीच में है। तो कॉपर रिड्यूस होगा और उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। H पॉजिटिव आयंस अगर रिड्यूस होते हैं तो हाइड्रोजन बनता है और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, 0 वोल्ट होता है। बट देन आपको पता है H पॉजिटिव आयंस वाटर से ही मिलने हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अल्टीमेटली वाटर ही रिड्यूस होगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस तो वाटर नहीं देने, गिविंग हाइड्रोजन एंड 2 OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, चलो उसका ओवरऑल पोटेंशियल जो आएगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डिसोसिएशन पोटेंशियल आल्सो, तो फिर आपका ये टोटल वैल्यू कितना हो जाता है वाटर के रिडक्शन के लिए, इट इज -0.80 वोल्ट। बट एक बात क्लियर है बेटा, आपका जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन दोनों से बहुत ज्यादा है। सो ना आपका इसका ना ही इसका रिडक्शन होगा, इंस्टेड कॉपर आयंस आर रिड्यूस्ड। सो इसीलिए जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है इट इज कॉपर। तो कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। एट एनोड क्या होगा वो भी नोट कर लें अभी। एट एनोड अगेन आपको पता है, फिर से पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं बताने की। OH नेगेटिव और सल्फेट में से, सल्फेट में सल्फर क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल पोटेंशियल्स पे नहीं होता है, तो इसीलिए OH ही प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा। सो एट एनोड OH negative ions undergo oxidation giving O2 gas। ठीक है, पोटेंशियल लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है, बिना उसके भी काम चल जाएगा। सो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, सो हियर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, तो खत्म ही कर लेते हैं बेटा। सो मेरे पास कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस थे, सल्फेट आयंस थे, H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, सो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में था। कैथोड पे आपका प्रेफरेंशियली कॉपर का, ठीक है, डिस्चार्ज होना है इनटू कॉपर मेटल, सो कॉपर सॉलिड इज डिपॉजिटेड। एनोड पे OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, अल्टीमेटली वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू ऑक्सीजन गैस, तो ये बनेगा। सो जो यहां पर जो सॉल्यूशन का मैंने कहा था ब्लू कलर था, वो ड्यू टू कॉपर आयंस था इन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस थे उनकी वजह से ब्लू कलर था, बट कॉपर आयंस तो दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहां पर ये भी नोट करना है दैट जो ब्लू कलर है ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड करता जाएगा, इट फेड्स अवे, बिकॉज जो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस डिक्रीजेस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। बाकी सॉल्यूशन में आपके H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस बचते जाएंगे, सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक होता जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आप अगला जो एग्जाम्पल करेंगे वो कल, मतलब मंडे को हम करेंगे। इट विल बी दैट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नोट कर लें इसको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ copper sulfate aqueous solution using copper electrode,
यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो एनोड भी आपका कॉपर का ही होगा, कैथोड चलो कॉपर का ही ले, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। सो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलो थैंक यू बेटा।